हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना सिंह है और हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का मॉड्यूल एंड उसमें हम चैप्टर 6 पर आ चुके हैं कॉस्ट। सो अभी तक हमने सारे जितने भी शॉर्ट टर्म कॉस्ट हैं उनकी मीनिंग वगैरह और ग्राफिकली उनको समझा था। आज हम वो जो टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, जो ये सारी कॉस्ट हमने पढ़ ली थी, तो इनके बीच की रिलेशनशिप जानेंगे, क्या रिलेशनशिप होती है ग्राफिकली समझेंगे। सो मैंने ये स्केड्यूल बना रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। इस स्केड्यूल में मैंने टोटल कॉस्ट लिखी है, जैसे लास्ट जो भी लेक्चर्स हैं उसमें जो वैल्यूज़ लेके चल रहे थे मैंने वही यहाँ पे लिख लिया। मान लो कि टोटल फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि सेम ही रहती है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, सेम है टोटल फिक्स कॉस्ट ना। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, चेंज होती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है, पहले डिक्रीजिंग रेट पे, देन इंक्रीजिंग, देन कॉन्स्टेंट पे, देन इंक्रीजिंग रेट पे। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। नो, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एडिशन होता है, यानी 3+4 मैंने लिख दिया। 3 नंबर पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने मेंशन किया हुआ है एंड टोटल फिक्स कॉस्ट 4 नंबर पर है। तो 3 और 4 को अगर टोटल करेंगे तो नंबर 2 यानी टोटल कॉस्ट आ जाएगा, यानी 0 + 12 12, 6 + 12 18, 10 + 12 22, 15 + 12 27, 24 + 12 36 एंड 35 + 12 47। नाउ एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया था क्या होती है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट होती है, यानी एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या होगी पर यूनिट, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट, यानी 2 / 3। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। सो यहाँ पे मैंने एवरेज कॉस्ट निकाल के रख लिया है, विच इज़ TC डिवाइडेड बाय द आउटपुट, विच इज़ 12 डिवाइडेड बाय 0 डैश, 18 डिवाइडेड बाय 1 18, 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 27 डिवाइडेड बाय 3 9, 36 डिवाइडेड बाय 4 9, 47 डिवाइडेड बाय 5 9.40। यहीं पर अगर मैं आपको ABC कैलकुलेट करने में बताऊं तो ABC कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगी विच इज़ TVC, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, यानी 0 डिवाइडेड बाय द आउटपुट, यहाँ पे डैश आ जाएगा। नाउ 6 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ 6। नाउ 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा होता है 10 5। सिमिलरली 15 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ ऑल्सो 5। 36 डिवाइडेड बाय 4, तो सॉरी TVC 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 कितने जा होता है, 4 6 24 होता है 6, एंड 35 डिवाइडेड बाय 5 7 जा। सो ये ABC हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करूँ, तो मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है कि कितनी टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, यानी टोटल कॉस्ट में जो सेकंड यूनिट की है, मान लो सेकंड यूनिट की 22 है तो उससे पहले वाली यूनिट की क्या है 18 है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इस यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इससे पहले तो कोई यूनिट नहीं है, तो इससे पहले क्या होगी डैश। सिमिलरली 18 - 12 कितनी हो गई, 6 यूनिट्स की मार्जिनल कॉस्ट हो गई। 22 - 18 विच इज़ 4 यूनिट्स एंड सो ऑन। 22 - 22 27 - 22 इज़ 5, 36 - 27 इज़ 9 एंड 47 - 36 इज 11। तो ये हमने मार्जिनल कॉस्ट भी निकाली। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मार्जिनल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट में किस वजह से चेंजेस आते हैं, आपको पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहती है, और टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। अगर ये चीज़ फिक्स ही रहने वाली है तो यानी इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, प्लस हो रहा है, वो इसकी वजह से हो रहा है, इसमें जो भी प्लस हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो सेम ही है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। नाउ इसी चीज़ को अगर मैं आपको ये बताऊं कि अब हमने मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करी, वो हमने टोटल कॉस्ट के चेंजेस से करी, तो इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसी से हम मार्जिनल कॉस्ट पता करते हैं। आप देख सकते हैं कि 6 - 0 6, 10 - 6 4, 15 - 10 5, 24 - 15 9, 35 - 24 11। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होने से भी मार्जिनल कॉस्ट में चेंज होते हैं। अब ये तो मैंने आपको एक स्केड्यूल समझा दिया है। अब आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। सो हमें पता है कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है अलग अलग टाइप के कॉस्ट के बीच में ना। यहीं पर हमने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच के रिलेशनशिप अगर देखें तो आपको पता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों किससे निकल के आती है, हमने दोनों कैलकुलेट करी है, टोटल कॉस्ट से निकाली है। ऑल्सो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट होता है। एवरेज कॉस्ट क्या था, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी दिस डिवाइडेड बाय द आउटपुट। और जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो एडिशन होता है, कितना एडिशन हुआ टोटल कॉस्ट के अंदर एक और यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ।
सो आपको पता है कि ये दोनों एवरेज कॉस्ट कर्व्स और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स दोनों ही यू शेप्ड होती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। ये सब मैंने आपको लास्ट की जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं उसमें अच्छे से मेंशन है। नाउ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप्ड कर्व होता है। इसी चीज़ को अगर मैं आपको यहाँ पे डिनोट करके दिखाऊँ तो कैसे होगा, पहले हम इन्हीं वैल्यूज़ को एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को मैंने डिराइव करके बना लिया है, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ एवरेज कॉस्ट 0 पे डैश 18 11 9 सॉरी 11 फिर 9 एंड 9 एंड देन 9.40। एवरेज कॉस्ट मैंने ये पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दिया। सेम चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ, आप सोचेंगे कि कहाँ से आया, तो ये इस चीज़ को सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पे लिख रही हूँ 6 4 5 9 11। आप ये देखेंगे कि यहाँ तक, यानी यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये फेज़ नंबर 1 है। फेज़ नंबर 1 है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है कम है एवरेज कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? लेस है एवरेज कॉस्ट से। आप देखेंगे 18 कम ज़्यादा है, 6 कम है, 11 ज़्यादा है, 4 कम है, 9 ज़्यादा है, 5 कम है। तो यहाँ क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कम है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। नाउ एक ये फेज़ है, ये इसको कहेंगे हम फेज़ 2, जहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू है एवरेज कॉस्ट के। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, एवरेज कॉस्ट कम हो गई। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? ज़्यादा हो गई है, एवरेज कॉस्ट कम हो गई। तो ये 3 फेजेस आते हैं इनकी रिलेशनशिप के अंदर। देयर आर 3 फेजेस इन द रिलेशनशिप ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर यू शेप्ड कर्व ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। मैंने आपको बताया था ना। इसी चीज़ को अगर मैं आपको ग्राफिकली डिनोट करूँ, तो इस चीज़ को अगर हम ग्राफ से समझें तो एवरेज कॉस्ट को अगर मैं डिनोट करूँ तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे कुछ भी इट्स लाइक इन्फिनिटी, एंड 1 लेवल ऑफ आउटपुट पे 18 है, 1 लेवल ऑफ आउटपुट पे 18 है, 2 पे 11 है, 2 पे समवॉट 11 यहाँ पर है, 3 पे 9 है, 4 पे भी 9 है, 5 पे 11, 5 पे 9.40 है। सो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से डिनोट होगा, इस तरह से आगे जाएगा, यानी ये यू शेप्ड कर्व है। क्या है ये? एवरेज कॉस्ट कर्व है। एवरेज मैंने ऑलरेडी ये डिनोट करके रख लिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो, टू द पॉइंट मैंने मार्क करके रख लिया था। इस तरह का एवरेज कॉस्ट कर्व जाएगा। हमने एवरेज कॉस्ट कर्व डिनोट कर लिया। नाउ रही मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात। मार्जिनल कॉस्ट कर्व को भी हमने डिनोट किया है। 0 लेवल पे कुछ नहीं है, 1 लेवल पर 6 है, 2 लेवल पर 4 है, 3 लेवल पर 5 है, 4 लेवल पर 9 है, आप देखेंगे, एंड 5 लेवल पर 11 है, 5 लेवल पर 11 है। इन पॉइंट्स को भी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा कर्व इस तरह से डिनोट होकर निकलेगा। सॉरी, इसको इस तरह से डिनोट होकर निकलेगा। किस तरह से? इस तरह से। नाउ विच इज़ यहाँ से दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। तो आपने देखा कि 3 फेजेस आते हैं। पहला, जब मार्जिनल कॉस्ट जो है कम होगा एवरेज कॉस्ट से, जब मार्जिनल कॉस्ट, यानी ये हमारा मार्जिन एम है, मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। ये अगर हमारा कम होगा, ये अगर हमारा कम है, एवरेज कॉस्ट ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, तो क्या होगा? एवरेज कॉस्ट हमारा, इस केस में क्या होगा? हमारा एवरेज कॉस्ट फॉल करता रहेगा। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है जब मार्जिनल कॉस्ट कम है, यानी एसी फॉल्स। सेकेंड है कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएगा एवरेज कॉस्ट के, यानी इस पॉइंट पर जब ये दोनों मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो एसी हमारा कांस्टेंट हो रहा है। आपने देखा 9 9 है, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इक्वल हो रहा है तो एसी हमारा कांस्टेंट हो रखा है और अपने मिनिमम पॉइंट पर है। AC is constant and at its minimum point. और थर्ड पॉइंट है मिनिमम पॉइंट के बाद, इसके बाद क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला गया, एवरेज कॉस्ट नीचे रह गया। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया है, एवरेज कॉस्ट कम रह गया। तो जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो एसी हमारा फिर से राइज होने लग गया, लेकिन उससे नीचे ही रहेगा, एसी राइजेस। तो ये 3 फेजेस हैं। जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा कम होगा एवरेज कॉस्ट से, तो एसी हमारा फॉल करेगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट के इंक्रीज होने के, आपने देखा टिल 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तक वो फॉल करे ही जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद सेकंड है कि वो कांस्टेंट हो गया। जब मार्जिनल कॉस्ट एसी के इक्वल हो गया तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या किए? इंटरसेक्ट की। इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे एसी जो है कांस्टेंट हो गया और अपने मिनिमम पॉइंट पर है।
और इस पॉइंट के बाद यानी जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर हो गया है, मोर हो गया है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट राइज हो रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट, यानी बढ़ने लग गया है। अभी यहाँ पे फॉल हो रहा था, कांस्टेंट हो गया, अब वो राइज कर रहा है, वो राइज कर रहा है। पहले फॉल हुआ, कांस्टेंट हुआ, इस पॉइंट के बाद ही वो राइज करना शुरू करता है। बट वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऊपर है, क्यों? क्योंकि वो फास्टर रेट पे इंक्रीज हो रहा। आप ये भी देखेंगे कि दोनों ही इस पॉइंट के बाद इंक्रीज तो कर रहे हैं। आपने देखा मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट का इंक्रीज होगा वो फास्टर रेट पे होगा एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में। आपने देखा फास्टर रेट मतलब 9 से यहाँ से 0.40 के रेट पर ही ये बढ़ा। यहाँ पे जो चेंज हुआ सिर्फ 0.40 का हुआ, और यहाँ पे कितने का? 2 का चेंज हो गया, यानी 2 पॉइंट का यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे 0.40। तो यानी मार्जिनल कॉस्ट का जो चेंज है वो फास्टर रेट पे इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। आपने देखा एज अ रिजल्ट क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट हमारा स्टीपर हो जाएगा। क्या होगा? स्टीप कर्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। अब आपने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लाई कर रहा है नीचे एवरेज कॉस्ट के, और वो आप ये याद रखें नेचर क्या होता है, ये डिपेंड, मार्जिनल कॉस्ट जब नीचे होगा एवरेज कॉस्ट के तो वो एवरेज कॉस्ट को नीचे की तरफ पुल करेगा, यानी वो उसको नीचे की तरफ पुल करेगा, डाउनवर्ड पुल कर रहा है। और जब वो उसके ऊपर चला जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट को वो ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का नेचर है कि वो कर्व को अपनी तरफ पुल करता है। ये उसके एवरेज कॉस्ट से नीचे है तो वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। जब वो इक्वल हो गया, अब वो कहेगा कि मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं ऊपर जाऊँगा। तो अब वो ऊपर की तरफ, यानी उस एवरेज कॉस्ट के ऊपर इंक्रीज कर रहा है, उससे ज़्यादा फास्टर रेट पे इंक्रीज कर रहा है, और एवरेज कॉस्ट को उसने पुल किया इंक्रीज करने के लिए। सो ये मार्जिनल कॉस्ट का नेचर है। सो आपने देखा जब यहाँ पर ये इंक्रीज करने लगे, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट अबव एवरेज कॉस्ट हो गया और एक स्टीपर कर्व ले लिया है उसने। तो आप एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एसी फॉल करेगा जब मार्जिनल कॉस्ट राइज करेगा? तो क्या एसी फॉल कर सकता है जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा राइज कर रहा हो? तो ऑब्वियसली कर सकता है। आपने देखा कि एट दिस पॉइंट, यहाँ से ही, इस पॉइंट से ही हमने देखा, यानी 4.2 यूनिट के बाद ये उसका मिनिमम पॉइंट था मार्जिनल कॉस्ट का। इस पॉइंट के बाद ही मार्जिनल कॉस्ट तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन एवरेज कॉस्ट तब भी रिड्यूस कर रहा है, यानी एसी हमारा फॉल कर रहा है जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा लेस होगा एसी से, यानी जब वो इक्वल हो जाएंगे उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है। जब तक वो इक्वल नहीं हुए उसके बाद तक ही पॉसिबल है, यानी जब तक वो कम रहेगा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से, तब तक ही ये चीज़ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है और एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है और एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है, तब तक ही पॉसिबल है जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते। सो इस चीज़ को आप प्लीज़ याद रखिएगा। ऑल्सो एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एवरेज कॉस्ट राइज हो सकता है जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रहा हो? जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रहा है तो क्या एवरेज कॉस्ट राइज हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। इट इज़ नेवर पॉसिबल कि हमारा एवरेज कॉस्ट राइज कर जाए और मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रहा हो। क्यों? क्योंकि जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल करता है तो एवरेज कॉस्ट भी हमेशा ही फॉल करेगा। जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगा तो एवरेज कॉस्ट को भी फॉल करना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट राइज होगा तब भी वो फॉल करता रहेगा जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाता, यानी इंटरसेक्ट नहीं हो जाते। और इंटरसेक्ट होने के बाद ही एवरेज कॉस्ट हमारा राइज करेगा, यानी इसके बाद ही जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे और एसी कांस्टेंट हो जाएगा, तभी वो एसी अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा। और उसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला जाएगा, यानी ग्रेटर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से, तभी हमारा एवरेज कॉस्ट भी राइज करना स्टार्ट करेगा। आई होप आपको ये एक छोटी सी रिलेशनशिप समझ आ गई हो। नाउ सेकेंड रिलेशनशिप है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब ये यहाँ से मैंने आपको यहाँ से मैंने पूरा आउटपुट को एवरेज वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पे मैं डिनोट कर देती हूँ। यहाँ से अभी हमने डिराइव कर लिया था कैसे करते हैं। तो 0, 2, 3, 4 एंड 5 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज़ हैं, डैश 6, 5, 6, 7। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज़ हैं 6, 4, 5, 9 एंड 11। एंड फेजेस क्या है हमारे? फेजेस यही हैं, आपको भी पता है क्या फेजेस होंगी। आपको मैंने बता ही दिया था कि मार्जिनल कॉस्ट में चेंजेस अगर क्या कहते हैं, ये तो मैंने टीवीसी और एमसी का रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी वो समझाया था कि वो इसकी वजह से होता है। अभी एवीसी और एमसी में क्या रिलेशनशिप है? सो इसका फेज़ ये है कि आप देखेंगे यहाँ से एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हुई, ये भी रिड्यूस हुई। कहाँ तक रिड्यूस हुई? 2 पॉइंट तक। 2 पॉइंट तक जो है ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, यानी फर्स्ट फेज़ है जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा
क्या है, लेस है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। क्या है, यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 4 है और यहाँ पे क्या है 5 है, यानी ये लेस है, ये लेस है। एक ये पॉइंट आता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो जाएं, एक ये पॉइंट है। नाउ थर्ड, ये एक थर्ड फेज है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हमारा ग्रेटर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, यानी आपने देखा 6 छोटा है 9 बड़ा है, यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, बड़ा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, 11 क्या है, बड़ा है मार्जिनल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। सो ये 3 फेजेस है। इनको भी अगर हम ग्राफिकली समझें तो कैसे आपको मैं समझा सकती हूँ, आई होप आपको क्लियर हो। अब इसी चीज़ है, मैंने यहाँ पे ये डिनोट करके रख लिया था 0 1 2 3 4 5 पूरा ग्राफ। यहाँ पे आपको पता है यूनिट्स ऑफ आउटपुट आ जाते हैं और यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे जो भी है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जो भी हम होंगे डिनोट करने वाले हैं। तो हमने देखा 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे कुछ नहीं है, 1 लेवल पे 6 है, 1 लेवल पे 6 है दिस वन, 2 लेवल पर 5 है, हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट कर रहे हैं, 2 लेवल पर 5 है। नाउ 3 लेवल पर हमारा 5 है, 3 लेवल पर भी बिल्कुल सेम है जो ये है, 4 लेवल पर 6 है, 4 लेवल पर यहाँ पर 6 है, 5 लेवल पर 7 है, 5 लेवल पर यहाँ पर 7 है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। आपने देखा ये क्या है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट जो हमने यहाँ पे, आपने इससे पहले वाला ये जो डायग्राम है यहाँ पे हमने डिनोट किया था, सो यहीं पर अगर मार्जिनल कॉस्ट को भी हम डिनोट कर ले तो इस तरह से 1 लेवल पर 6 है, 4 है, देन ये, देन 5 है शायद, एंड देन 9 है, एंड इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, यानी इसके बाद ये इस तरह का एक ग्राफ बन के आएगा। सो ये क्या है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे समझें, मैंने आपको बताया, पहला है जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा कम होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, एंड मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। 3 चीज़ें आ गई। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर लेस है, आपने देखा मार्जिनल कॉस्ट हमारा लेस है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फॉल हो रहा है, यानी एवीसी फॉल्स। सेम चीज़ है जो पहले हमने पढ़ा था। अब यहीं पर अगर मार्जिनल कॉस्ट हमारा इक्वल है, इक्वल होने पे एवीसी यहाँ पे आपने देखा कांस्टेंट हो गया, एवीसी पहले 5 था 2 पर भी और 3 पे भी 5 हो गया, 2 पे भी 5 था, 3 पे भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या लिखेंगे, एवीसी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया, एंड एट इट्स मिनिमम पॉइंट, एट इट्स मिनिमम पॉइंट, अपने मिनिमम पॉइंट पर भी है, पूरे मार्जिनल कॉस्ट में क्या कहते हैं, पूरे एवरेज कॉस्ट में 5 जो है मिनिमम पॉइंट है। सो अपने मिनिमम पॉइंट पर भी है और कांस्टेंट भी हो रहा है। जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल है तो एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर है और कांस्टेंट भी हो रहा है। एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है और मिनिमम है जब एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है और इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के और मिनिमम भी है अपने। सो एक तो ये देख लिया। अब थर्ड है कि जब मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला गया, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट से, तो क्या हो रहा है, एवीसी राइजेस। इसी पॉइंट के बाद एवीसी ने राइज करना शुरू किया, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, यानी राइज करना। उससे पहले वो कम ही हो रहा था, 6 5 5 तो मतलब कम ही हो रहा था या कांस्टेंट ही था, उसके बाद ही राइज करना शुरू किया। तो ये रिलेशनशिप है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा लेस होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल करेगा विद इंक्रीज इन आउटपुट के इंक्रीज होने से। और जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएगा एवीसी के, मार्जिनल कॉस्ट और एवीसी यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट और एवीसी इंटरसेक्ट करेंगे और एवीसी जो है कांस्टेंट हो रहा है और अपने मिनिमम पॉइंट पर है। कहाँ पर, यहाँ पर अपने मिनिमम पॉइंट पर है और कांस्टेंट है और इंटरसेक्ट भी कर रहा है। जब मार्जिनल कॉस्ट मोर हो रहा है एवीसी से, सो एवीसी क्या हो रहा है, राइज करने लग गया है विद इंक्रीज इन आउटपुट। एंड उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि बोथ एवीसी और एमसी यानी ये दोनों कर्व जो है राइज हो रहे हैं, बट मार्जिनल कॉस्ट का जो राइज है वो फास्टर है एज कंपेयर टू एवीसी। क्यों, और ये क्या है, फास्टर है एवीसी के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है स्टीपर है। आप देखेंगे ये स्टीप है और ये फ्लैट है। मैंने आपको बताया था स्टीप मतलब होता है थोड़ा इस तरह से और फ्लैट थोड़ा होगा इस तरह से। तो
अगर कर्व में देखें तो ये स्टीपर कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व स्टीपर है और एवरेज कर्व का कॉस्ट क्या है, फ्लैटर होगा। तो ये रिलेशनशिप थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। अब यहीं पे अगर मैं आपको रिलेशनशिप बताऊं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर, तो कैसे क्या रिलेशनशिप आती है, आई होप आपको क्लियर हो। हाँ जी, तो मैंने आपको ये स्केड्यूल समझाया था जिसमें मैंने आपको बताया था। अब आप देखें टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और मैंने आपको बताया, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, TCN-TCN-1। ये दो फॉर्मूला आपको पता है। अब आपको पता होगा ये क्या है, ये तो सेम रहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। TVC क्या है, ये चेंज होता रहता है। तो यानी टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इसकी वजह से हो रहे हैं। टोटल कॉस्ट में चेंजेस इसकी वजह से हो रहे हैं। और मार्जिनल कॉस्ट को हम इस तरह से निकालते हैं, यानी मार्जिनल कॉस्ट में भी चेंजेस देखा जाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होते होंगे। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि TVCN-TVCN-1। इसको मैंने जो डेरिवेशन है ये भी करके दिखा रखी है लास्ट लेक्चर्स में। आप अगर सोचें ये कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको वर्बली समझा दिया कैसे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ आता आपको लेक्चर्स पिछले देखने पड़ेंगे, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझा रखा है पूरा डिटेल में डिराइव करके कि ये कैसे आ जाता है। नाउ इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली आपको बताऊँ तो कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होगी, रिलेशनशिप होगी इस तरह से बिल्ड कि ये आउटपुट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने कॉस्ट ले ली है, एंड आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इस तरह से बनता है। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इस तरह से बनता है। तो आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था मार्जिनल कॉस्ट का। इसका मतलब होता है इसका मतलब ये भी होता है कि क्या एडिशन हुआ टोटल वेरिएबल कॉस्ट में विद 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्या हुआ एडिशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। ये मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया भी था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ विद 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। आपको होप समझ आ रहा हो कि यहाँ से मैंने आपको कहा था 6 - 0 6 होता है, तो यहाँ पे 6 हो गया, 10 - 6 4 होता है 4। तो आपको वो चीज़ याद हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको यही चीज़ समझाऊँ तो TVC हमने कहा ऑब्टेन कैसे हो सकता है। आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था एक बार, टोटल कॉस्ट इज समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जितने भी मार्जिनल कॉस्ट है उनका समेशन होता है टोटल कॉस्ट। तो इन सब मार्जिनल कॉस्ट का समेशन अगर हम लेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। तो यहीं पर अगर मैं आपको बता, एक सेकेंड, टोटल कॉस्ट का सम होता है समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। हाँ जी, तो मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पे जो TC है वो TVC भी ऑब्टेन हो सकता है एज अ समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, एक समेशन होता है सारी मार्जिनल कॉस्ट का, सारी मार्जिनल कॉस्ट का समेशन होता है। क्या होता है, ये TVC भी एक समेशन होता है। समेशन मतलब सबका सम होता है मार्जिनल कॉस्ट का। तो जब आउटपुट अगर हम परफेक्टली डिविजिबल लेते अज्यूम करते हैं, जो टोटल एरिया होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे, जितना भी टोटल एरिया होगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे वो इक्वल टू होगा TVC के। मान लो कि हमने यहाँ तक देखा, यहाँ तक का आउटपुट लिया था, मान लो यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ तक का आउटपुट हमने लिया है। तो यहाँ तक के आउटपुट के अंदर हमारा ये जो भी एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये क्या है, ये पूरा का पूरा TVC है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये रिलेशनशिप होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, क्या होती है कि टोटल एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई होप आपको समझ आ गया हो इन दोनों के। ये बहुत छोटा सा रिलेशनशिप था। आपको पता है TC क्या होता है, समेशन होता है MC का। TC में चेंजेस होते हैं TVC की वजह से। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि TVC इज द समेशन ऑफ ऑल द MCs। तो यानी MC में जितने भी मार्जिनल कॉस्ट है उन सबका समेशन, यानी एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू द TVC। ये एक छोटी सी रिलेशनशिप बिल्डअप हो गई है। नाउ एक रिलेशनशिप आती है कि क्या रिलेशनशिप है हमारी एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के अंडर क्या रिलेशनशिप है। तो ये मैंने जितनी भी यूनिट्स थी लास्ट स्केड्यूल से सारी की सारी यहाँ पे लिख दी हैं जो भी हमें ज़रूरत है। आपको पता है TVC TC मैंने यहाँ पे रख लिया। इन TVC और TC से हमने एवरेज कॉस्ट निकाल लिया पर यूनिट। 0 डिवाइडेड बाय 0, 6 डिवाइडेड बाय 1 आपको पता है 6 होता है। ABC आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 5 आ गया, 24 डिवाइडेड बाय 4 6 आ गया, 35 डिवाइडेड बाय 5 7 आ गया। सिमिलरली
12 डिवाइडेड बाय 0 डैश हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 1 18, 20 डिवाइडेड बाय 2 11 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ हमने डिनोट कर ली, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया। मार्जिनल कॉस्ट 18 माइनस 12 6, 22 माइनस 18 22 माइनस 18 4, 27 माइनस 22 5। तो मार्जिनल कॉस्ट भी हमने निकाल लिया। अब इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली डिनोट करें इन तीनों पॉइंट्स को, तो पहले हम देखते हैं कि हम किसको करते हैं, एवरेज कॉस्ट को करते हैं। एवरेज कॉस्ट में पहले 18 है, 18 ये रहा, देन फर्स्ट यूनिट पे 18 है, सेकेंड यूनिट पे 11 है, सेकेंड यूनिट पे 11 है विच इज़ हेयर, यहाँ पे आप देखेंगे। थर्ड यूनिट पे 9 है, थर्ड यूनिट पे 9 है विच इज़ हेयर, एंड फोर्थ यूनिट पर भी 9 है, फोर्थ यूनिट पे बिल्कुल सेम है यहीं पर, एंड फिफ्थ यूनिट पर आपको 9.40 दिख रहा होगा, फिफ्थ पे 9.40। इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें तो किस तरह का कर्व बनेगा, ये कर्व है हमारा किसका, एवरेज कॉस्ट कर्व का कर्व है। किसका कर्व है, एवरेज कॉस्ट का कर्व है। इस चीज़ को चलिए ऐसे आगे एवरेज कॉस्ट मैंने डिनोट कर दिया। अब यहीं पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर हम डिनोट करें तो एवरेज वेरी 0 लेवल पर कुछ भी नहीं है, देन 1 लेवल पर 6 है, 2 लेवल पर 5 है, 2 लेवल पर 5 है, समवट है, ये 5 है, 3 लेवल पर भी 5 है, ये इसका सेम चीज़ है, 4 लेवल पर 6 है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 4 लेवल पर 6 आ गया, एंड 5 लेवल पे 7 है, 5 लेवल पे 7 है। इन सब पॉइंट्स को भी अगर हम ज्वाइन करें तो कर्व हमारा इस तरह का आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखें तो 0 लेवल पर कुछ 1 लेवल पे 6 है यानी ये है, 2 लेवल पर 4 है विच इज़ दिस, थर्ड लेवल पर 5 है विच इज़ दिस, देन 9 है हेयर, एंड देन उसके बाद 11 है विच इज़ हेयर। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो इस तरह का कर्व बन रहा है। किस तरह का कर्व बन रहा है, इस तरह का कर्व बन रहा है। oh God. तो यानी आई होप आपको क्लियर हो, इस तरह का बनता है मेनली। आपको ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये एवरेज कॉस्ट होता है, ये ऐसे कम होता जाता है इनका डिफरेंस, एंड ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऐसा जाता है, ये मार्जिनल कॉस्ट होता है, ये एवरेज कॉस्ट होता है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हो। ये थोड़ा सा इस तरह का डायग्राम बन रहा है, आई डोंट नो व्हाई, एंड आई होप मैंने क्लियरली नोट किया हो पहले। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अगर इनके बीच में अगर मैं आपको रिलेशनशिप समझाऊँ, इनके बीच में रिलेशनशिप समझाऊँ तो आप कई पॉइंट्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं, इनके बीच में रिलेशन आपको क्लियरली विजिबल हो। हाँ जी, तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है कि जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा लेस होता है एवरेज कॉस्ट से, जब मार्जिनल कॉस्ट लेस है एवरेज कॉस्ट से और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, मार्जिन लेस है किससे, इससे भी कम है और इससे भी कम है, तो बोथ ऑफ देम विल फॉल। तो ये दोनों फॉल ही हो रहे हैं आउटपुट के इंक्रीज होने से, देन बोथ ऑफ देम विल फॉल विथ इंक्रीज इन आउटपुट। एक तो पहला ये है। सेकंड है कि जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाता है एसी के और एवीसी के, एसी के और एबीसी के जहाँ पर इक्वल हो रहा है, यानी एबीसी के यहाँ पर इक्वल हो रहा है और मार्जिनल कॉस्ट एसी के यहाँ पर इक्वल है, जहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहा है एसी के और एबीसी के, यानी थर्ड यूनिट पे तो एबीसी के इक्वल हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर 3, यहाँ पे 9 है और यहीं पर जहाँ पे एबीसी है और 9 पर ही एमसी, यहाँ पे आप देखेंगे ओके, ये फोर्थ यूनिट पे यहाँ पे आप देखेंगे इक्वल हो रहा है, यानी एसी अगर हमारा 9 यूनिट्स पर है फोर्थ यूनिट पे, सॉरी एसी हमारा यहाँ पे 9 यूनिट पर है और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे 9 यूनिट पर है, यानी ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, यानी फोर्थ यूनिट पर एसी और एमसी इक्वल है। सिमिलरली आप देखेंगे थर्ड यूनिट पर जो है क्या कहते हैं, एमसी एंड एवीसी इक्वल होंगे, थर्ड यूनिट पर एमसी एंड एवीसी भी हमारे इक्वल होंगे, एमसी एंड एवीसी विच इज़ ये दोनों चीज़ें, ये 5 है यहाँ पर भी और यहाँ पे ये 5 है, तो यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल हो गए, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो इसी के, रियली सॉरी थोड़ा सा बाहर थोड़ी नॉइस वगैरह की वजह से, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो गया और एवरेज कॉस्ट के और एवीसी के, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो आपने देखेंगे जब ये इक्वल होंगे तो कांस्टेंट हो जाएंगे। आप देखेंगे एवीसी भी कांस्टेंट हो गया है एंड आप देखेंगे कि एसी भी कांस्टेंट हो गया, 9 एंड 5, यानी जब भी मार्जिनल कॉस्ट इनके इक्वल होगा तो उससे पहले वाला ये कांस्टेंट होंगे, यानी कि दे बिकम कांस्टेंट और वो अपने मिनिमम पॉइंट पर भी होंगे।
और मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों को कट करेगा इनके मिनिमम पॉइंट पर। आप देखेंगे पूरे एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट 9 ही था, उसके बाद वो इंक्रीज करने लग रहा है। 9 के बाद वो इंक्रीज कर 9 से छोटा कहीं भी नहीं है। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट भी 5 से कहीं छोटा नहीं है, 5 मिनिमम पॉइंट था। तो मार्जिनल कॉस्ट इनके मिनिमम पॉइंट्स पर ही इनको इंटरसेक्ट करता है, यानी एवरेज कॉस्ट के और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के और एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स पर ही मार्जिनल कॉस्ट इनको इंटरसेक्ट करे। दे बिकम कांस्टेंट and they are at their minimum points। ये भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड है जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट हमारा ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो ये दोनों कर्व क्या है, दे राइजेस, वो दोनों के दोनों राइज करना स्टार्ट, जब इंटरसेक्ट होगा उसके बाद ही दोनों कर्व राइज करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। ऑल्सो अगर आपको एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप समझाऊं, यानी आप इसके बीच में और इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होल्ड करती है आपके एग्जाम्स में। आपको पता है एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। नाउ पहला है कि जब एसी हमारा ग्रेटर होगा एबीसी से, एसी हमेशा क्या है, एबीसी से ग्रेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एएफसी भी इंक्लूडेड होता है, एएफसी में इंक्लूडेड होता है, यानी एसी हमेशा ऊपर रहेगा एबीसी के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एएफसी भी इंक्लूडेड होता है। पहली बात ये। सेकेंड बात, जो वर्टिकल डिस्टेंस है इनके बीच में, यानी ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में एसी और एबीसी के बीच में, वो क्या होता रहेगा, वो फॉल कर, इसको भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, यानी ये जो डिस्टेंस है ये फॉल करता रहेगा। जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी फॉल्स। वाई दे फॉल, वो कॉन्टिन्यूसली फॉल करता रहेगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है आपको पता है एएफसी है, एएफसी है, इनके बीच के गैप को ही क्या कहते हैं, एएफसी है। और आपको पता है एएफसी डिक्लाइन करता रहता है विद डिक्रीज इन आउटपुट। एएफसी का कर्व आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप लेता है, इस तरह से एएफसी का कर्व होता है। तो एएफसी हमारा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है, कभी जीरो पे नहीं पहुंचता, कभी जीरो को टच नहीं होता। क्यों? क्योंकि एएफसी कैसे निकालते हैं, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। और आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी टीएफसी हमारी जीरो नहीं होती, तो एएफसी कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा, और इनके बीच के का कभी डिफरेंस जीरो नहीं होगा, मतलब ये कभी मीट नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस हालांकि कम होता रहेगा, ये फॉल होता रहेगा, लेकिन वो कभी मीट नहीं करेंगे, यानी वो जीरो के कभी मीट नहीं करता, इसीलिए इनके ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते एसी और एबीसी, यानी दे नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि एएफसी कैन नेवर बी जीरो, दे नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? बिकॉज एएफसी कैन नेवर बी जीरो। नाउ एक और पॉइंट है कि दोनों एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, आपने देखा यू शेप्ड कर्व है, यू शेप्ड कर्व है, मैंने बताया था ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। ऑल्सो एक और चीज़ आती है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मैंने आपको बता दिया कि एसी और एबीसी को इनके मिनिमम पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। नाउ अनदर रिलेशनशिप इज कि जो मिनिमम पॉइंट है एसी का, वो हमेशा मिनिमम पॉइंट एसी का हमेशा राइट में रहेगा एबीसी के, यानी एसी का मिनिमम पॉइंट इधर है, एबीसी का पहले आ गया मिनिमम पॉइंट, एबीसी यानी ये इसके राइट में है, ये पॉइंट इसके राइट में है। ए पॉइंट अगर हम देखें और यहाँ पे बी पॉइंट देखें, तो बी पॉइंट आप देखेंगे राइट में है ए की, यानी एसी का मिनिमम पॉइंट राइट में है ए पॉइंट के राइट में। आपने देखा ऐसा इज ऑलवेज टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एबीसी का मिनिमम पॉइंट पहले अचीव हो जाता है और एसी का क्या होता है, बाद में अचीव होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हो, क्या रिलेशनशिप है एसी, एबीसी एंड एमसी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है आपके एग्जाम्स के अंदर। नाउ आपका एक और रिलेशनशिप हमारा रह गया है कि क्या रिलेशनशिप होता है टोटल कॉस्ट के अंदर और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्या रिलेशनशिप है, एक सेकेंड। हाँ जी। सो अगर इसके रिलेशनशिप को अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट जब एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होती है। यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। सो आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट इज TCN माइनस TCN माइनस 1। अगर यहीं पर मैंने आपको आई एम रियली सॉरी,
अगर यहाँ पर मैं आपको टोटल कॉस्ट को और मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पर अगर हम क्या कहते हैं इन दोनों डायग्राम्स में अगर डिनोट कर रहे, तो यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट को करती हूँ, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को करती हूँ। टोटल कॉस्ट के मैंने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिनोट कर लिए। 0 लेवल पर 12 है, देन 1 लेवल पर 18 है, देन 2 लेवल पर 22 है, समवॉट है, 3 लेवल, इन सब पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो इस तरह का कर्व बनता है। आपको पता है ये क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व है। नाउ यहीं पर अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट को भी मैंने सारे डिनोट करके रख लिए हैं। 1 लेवल पर 6 है, 4 लेवल पर कितना है, 4 लेवल पर आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट 9 है, यानी 4 लेवल पर यहाँ पे आप देखेंगे 9 है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ज्वाइन कर ले तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आ गया है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आ गया यू शेप्ड का, और टीसी क्या होता है, इन्वर्टेड एस शेप का कर्व हो गया हमारा। आप ये देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है जब टीसी हमारा राइज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पर। आपको पता है पहले वो डिमिनिशिंग रेट पे राइज करता है, देन वो क्या होता है इंक्रीजिंग रेट पे राइज करता है, आपको ये पता होगा। तभी इन्वर्टेड एस शेप की कर्व आती है। इन्वर्टेड एस शेप की कर्व तभी लेता है टीसी, पहले हम डिक्रीजिंग रेट पे करता है, फिर कांस्टेंट रेट पे एंड देन इंक्रीजिंग रेट पे। 3 फेजेस होते हैं टोटल कॉस्ट कर्व के। तो पहले हमने डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, तो जब तक वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता रहेगा तब तक हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिक्लाइन होता रहेगा। व्हेन टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइंस। तो व्हेन टीसी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइंस। मार्जिनल कॉस्ट हमारा डिक्लाइन हो रहा है जब तक टीसी हमारा राइज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पर, यानी 2 लेवल ऑफ आउटपुट तक ऐसा हो रहा है। अगर आप इस लेवल ऑफ आउटपुट से इसको अगर ज्वाइन करेंगे, एक सेकेंड, अगर इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे 2 लेवल ऑफ आउटपुट से, इस तरह से अगर आपने ज्वाइन करा तो आप देखेंगे कि इस लेवल ऑफ आउटपुट तक यहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारा डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। जब रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन टोटल कॉस्ट स्टॉप हो जाता है डिमिनिशिंग पर, यानी डिमिनिशिंग रेट से जो इंक्रीज कर रहा है टोटल कॉस्ट, ये चीज़ स्टॉप हो जाती है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है अपने मिनिमम पॉइंट पर आ जाता है। यानी यहाँ पर स्टॉप हो गया टीसी इंक्रीज करना अपने डिमिनिशिंग पॉइंट पर, तो इसी पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पर होगा। आप देखेंगे इस पर ही मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर है। यानी इस 2 यूनिट्स पर जो है हमने देखा 2 यूनिट्स पर टीसी हमारा 22 है, 22 के बाद वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, तो 22 के बाद यानी कि यहीं पर इस 2 यूनिट्स पर 4 मिनिमम पॉइंट है मार्जिनल कॉस्ट का, 4 मिनिमम पॉइंट है मार्जिनल कॉस्ट का। ये आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, स्केड्यूल में भी शो हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट है कि व्हेन टोटल कॉस्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, marginal cost is at its minimum point। जब टोटल कॉस्ट स्टॉप कर जाता है इंक्रीज करना अपने डिक्रीजिंग रेट पे, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है। और उसके बाद क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जब रेट ऑफ इंक्रीज जो है टोटल कॉस्ट का राइज करने लग जाता है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज, यानी जब ये इंक्रीजिंग रेट पे टोटल कॉस्ट इंक्रीज करता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करने लग जाता है। व्हेन टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस at an increasing rate, marginal cost also rises। टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जहाँ पे वो स्टार्ट करता है इंक्रीज करना अपने इंक्रीजिंग रेट पे, वहीं से मार्जिनल कॉस्ट हमारा इंक्रीज करने लग जाता है। तो ये एक सिंपल सी रिलेशनशिप थी आपकी टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और इन सब सारी एवरेज कॉस्ट के बीच में, टोटल कॉस्ट के बीच में एंड सारी मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट है आपका कॉस्ट में ही कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात आती है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आपको 2-3 चीज़ें हैं कॉस्ट की जो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है कि सोशल कॉस्ट क्या होती है, एक होता है मनी कॉस्ट क्या होती है, एक होता है रियल कॉस्ट क्या होती है, एक होता है प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है। तो ये एक बहुत छोटा कंसेप्ट है, अलग है, लेकिन आज ही मैं आपका चैप्टर कॉस्ट खत्म करना चाहती हूँ। सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, उसके अंदर वो सारे डिसएडवांटेजेस जो भी सफ़र कर रही है हमारी सोसाइटी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी, यानी कोई भी कमोडिटी अगर हम प्रोड्यूस कर रही है कोई फर्म, तो उससे जो डिसएडवांटेजेस हमारी सोसाइटी को जो फ़र्क पड़ रहा है, डिसएडवांटेजेस या डिसकम्फर्ट हो रहे हैं सोसाइटी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो भी फर्क पड़ रहा है सोसाइटी पे वही सोशल कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रीज़ को कट डाउन किया जाता है, कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कट कर रहा है ट्रीज़ को, तो सोसाइटी को सोशल कॉस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स लाइक इंक्रीज इन पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो वो क्या है, सोशल कॉस्ट है। नाउ यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं कि रियल कॉस्ट क्या होती है, रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जो पेन, सैक्रिफाइस, डिसकम्फर्ट या डिससेटिस्फैक्शन या डिसयूटिलिटी किसी भी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हो रही हो, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे कोई भी पेन सेक्रीफाइस हो रहा हो, तो उसको रियल कॉस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट जो करते हैं लेबर अपने काम को करने में, तो वो क्या है, वो रियल कॉस्ट हुई उनकी। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का रियल पेन बताता है, क्या रियल पेन और क्या रियल डिस्कम्फर्ट वो फील कर रहे हैं कि एक गुड को बनाने में, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। तो कंसेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल और अनरियलिस्टिक होता है प्रैक्टिस के अंदर। बट जो ह्यूमन एफर्ट्स और सेक्रीफाइस मेड होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर, वो हम इवेल्युएट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई रियल चीज़ नहीं है। बट रियल कॉस्ट का ये मतलब होता है क्या पेन और सेक्रीफाइस वो लोग फील कर रहे हैं अपनी कमोडिटी को बनाने के अंदर। नाउ यहीं पर मनी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, मनी कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल मनी जो खर्च किया गया एक फर्म से, जो भी उसने मनी खर्च किया एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, एक फर्म ने जो भी मनी को खर्च किया, प्रोडक्शन मनी, प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे वेजेस, सैलरीज, रेंट एक्सपेंसेस, या सेलिंग कॉस्ट हो गई, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जिसे कहते हैं, या कोई और कॉस्ट हो गए जैसे कि इंश्योरेंसेज, टैक्सेस वगैरह। तो जितने भी टोटल मनी एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं किसी फर्म ने एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, उसको क्या कहते हैं, मनी कॉस्ट कहते हैं। एंड यहाँ पे एक और कॉस्ट लिखी है, प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ द कॉस्ट विच रेफर्स टू द, जो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी हुआ है एक फर्म ने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी फर्म ने, किसी इंडिविजुअल ने किया है उस फर्म के अंदर इसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। यानी कॉस्ट जो इनकर करी है, फर्म ने इनकर करी है किसी भी हायरिंग में या इनपुट्स को खरीदने में, फॉर द कमोडिटी, अपनी कमोडिटी को के प्रोडक्शन के लिए जो भी हायरिंग या परचेजिंग इनपुट्स के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करी है, उसको प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। और इस कॉस्ट का कुछ भी मतलब नहीं होता सोसाइटी के साथ, यानी सोशल कॉस्ट का सोसाइटी के साथ मतलब होता है, प्राइवेट कॉस्ट का बंदे ने अपने काम पे पैसे लगाए हैं। मनी कॉस्ट हो गया जो रियल में पैसे, जो पैसे उसने लगाए हैं, ओनली पैसे जितना एक्सपेंस खर्च हुआ है। और रियल कॉस्ट क्या हो गया, रियल कॉस्ट है जो पेन और सेक्रीफाइस जो उसको लगा। सो इन दोनों का सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट का एक साथ कंपैरिजन किया जाता है, और मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट का एक साथ कंपैरिजन किया जाता है। आई होप आपको कॉस्ट चैप्टर समझ आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल द बी अकेडमी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, subscribers. I won't mind if you'll contact me with any of the doubts. So please take care and stay happy and stay healthy.